छात्रों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज हम बीए पार्ट सेकंड आईजीपी का जो पेपर है उसमें पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, या इसको द्वैध शासन अधिनियम भी कहते हैं। ये सन 1919 में आया। और ये क्यों आया, तो मॉन्टेस्क्यू की जो घोषणा थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, भारत ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में भाग लिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था, आपको मालूम है। तो उस वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के बाद में अंग्रेज़ों ने भी ये कहा कि हम भारतीयों को कुछ सुविधाएं देंगे, कुछ उनके लिए अधिकार देंगे। अधिनियम की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय भारत का खुद का संविधान नहीं था, तो इसलिए भारत में ये अधिनियम जो लागू किया गया वो 1919 का था, और ये द्वैध शासन प्रणाली इसको भी कहा जाता है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि ये द्वैध शासन प्रणाली है क्या, और इसने भारत के ऊपर कैसा प्रभाव डाला। अब हम भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। एन श्रीनिवासन कहते हैं, यह नौकरशाही शासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन और प्रतिनिधियात्मक शासन का वास्तविक प्रारंभ था। कूपलैंड ने कहा, इसने विधायी और कार्यपालिका सत्ता के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया। अब अधिनियम की जो प्रस्तावना है सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा, इसकी अधिनियम की जो प्रस्तावना का विश्लेषण किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। दूसरा, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। तीसरा, उत्तरदायी शासन धीरे धीरे दिया जा सकता है। चौथा है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि ये दो बात की जाए: प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। तो ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और पहला ये जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के देव शासन प्रणाली जो है इसके प्रमुख लक्षण। फिर जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसकी असफलता और उसके जो दोष हैं उनके कारण और उपयोगिता। तो पहला पार्ट में इसके प्रमुख लक्षण को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। तो 1919 के अधिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना था। इसके अनुसार प्रांतीय शासन दो भागों में विभाजित किया गया: रक्षित और हस्तांतरित। तो ये रक्षित या रिजर्व सब्जेक्ट जो थे ये पहले की तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे, और इस पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को दे दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था का नाम दिया जाता है। दूसरा है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। अधिनियम के द्वारा यद्यपि रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, 1 भारतीय रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने जरूरी थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी, और शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। इस प्रकार विधानसभाओं का स्वरूप अधिक लोकतंत्रात्मक बनाया गया। उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया तथा उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना। अधिनियम द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की ही तरह केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार कर दिया गया
और उसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। लेकिन इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। नेक्स्ट है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बने रहने दिया गया, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार किए गए। नवीन नियमों के अनुसार अब नंबर 1 कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया। दूसरा, भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य माना गया। तो तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य रहे। तीसरा है कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया वे जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के यस मैन थे और कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। इससे सुधार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था और शेष मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से, 30 मुसलमानों और 2 सिख, ये था सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र, तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों, इसमें 7 जमींदारों, 9 यूरोपियनों और 4 व्यापार मंडलों के द्वारा से चुने जाते थे। अब राज्य परिषद में कुल सदस्य थे 60, जिनमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। नेक्स्ट है भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। तो मंटफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार होम गवर्नमेंट के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया गया था उसे अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु ये आशा की गई कि समय के साथ साथ ये नियंत्रण कम हो जाएगा। इस समय ये परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और यह भी आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किए गए। इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य होने जरूरी थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से ही पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष से अधिक पूर्व ना छोड़ा हो। इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी और भारतीय सदस्यों के लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकार में दे दिया गया। प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को भी पूरा किया गया। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारतीय या अंतर प्रांतीय हित से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए। जो विषय प्रांतीय हितों से संबंध रखते थे प्रांतों के अंतर्गत रखे गए। केंद्र के अधिकार में वैदेशिक, सेना, रेल, डाक वतार, आयकर, मुद्रा, टंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा महसूल और दीवानी व फौजदारी कानून रखे गए। प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन